Hi students, welcome back to another video. This is Mr. Wahab and you're watching Philosophy with Wahab. So अभी इस वीडियो में डे 6 का चैप्टर 6 लाया हूँ, ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में अपने एमसीक्यूज करने हैं, शॉर्ट सवाल हैं, लॉन्ग हैं, देन इसके न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, चलें इसके एमसीक्यूज पे आते हैं। ठीक है, तो पहला एमसीक्यूज कह रहा है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट्स अलोंग द, जो अट्रैक्शन की फोर्स होती है ये बेसिकली एक्ट्स करती है अलोंग द लाइन जॉइनिंग द इंटरेक्टिंग बॉडी। दो बॉडीज़ की सेंटर टू सेंटर जो लाइन जॉइन करती है उसके अलोंग ये फोर्स एक्ट करती है। फिर कह रहा है कि द रेंज थ्रू विच द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है अट्रैक्शन की, इसकी रेंज क्या होती है? तो बेटा इसकी रेंज एक्सट्रीमली लॉन्ग होती है, कोई इसकी लिमिट हम नहीं बता सकते, एक्सट्रीमली लॉन्ग। ओके, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन, अगर आपको वो लॉ याद है तो वो बोलता है कि जो फोर्स है वो मासेस के प्रोडक्ट पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी और डिस्टेंस के स्क्वायर पे इन्वर्स डिपेंड करेगी। तो पहली बात बोल रहा है everybody in this universe attract every other body, और दूसरा बोल रहा है कि the force is directly proportional to product of their masses, और तीसरा बोल रहा है कि the force is inversely proportional to the square of distance। तीनों बातें दुरुस्त हैं, तो लिहाजा इसका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चौथा कह रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑफ अर्थ ऑन अदर बॉडी, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन अदर बॉडी इज गिवन बाय। ठीक है, तो अगर अर्थ दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है तो उनके दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे आएगी? F = G m और me/r²। इसमें छोटा m ऑब्जेक्ट का मास, बड़ा m अर्थ का मास, और r जो है वो ज़मीन के सेंटर से लेके जो ऑब्जेक्ट है उसके सेंटर तक का डिस्टेंस, जिसको अर्थ का रेडियस ही माना जाता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू बॉडीज़, दो बॉडी के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्जन की फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के स्क्वायर से। ठीक है, फॉर्मूले से आप समझ सकते हो। फिर कहते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज़ 1/6। चांद पे ग्रेविटी 1/6 है अर्थ का, तो बताओ चांद पे ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा अगर उसका मास ज़मीन पे m है? तो बेटा मास पे चेंज नहीं पड़ता, मास आपका m ही रहेगा। ठीक है, चलिए अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 7 में कि द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटी 0 होती है। ठीक है, फिर 8 में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम, तो अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो मैक्सिमम सिर्फ सरफेस पे मिलती है, सरफेस से ऊपर जाओ या नीचे जाओ तो ग्रेविटी चेंज या कम हो जाती है। इफ़ द मास ऑफ द अर्थ बिकम्स 4 टाइम्स, अगर ज़मीन का मास 4 गुना हो जाएगा तो और उसके रेडियस को ना छेड़ा जाए तो जो ग्रेविटी है वो भी 4 गुना हो जाएगी, ये लीनियर रिलेशन चलेगा। ठीक है, और अगर आप मास को 5 गुना करते हो और रेडियस को नहीं छेड़ते तो ग्रेविटी भी 5 गुना हो जाएगी उस सूरत में। ठीक है, नाउ जो कैपिटल जी है ग्रेविटेशन, वो कैवेंडिश ने डिटरमाइन किया था। 11वें पे आते हैं कि अगर आप ज़मीन में ड्रिल करो और अलोंग द डायमीटर, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन सेंटर से ड्रिल करो, एक टनल बना लो और इस टनल से आप एक पत्थर ड्रॉप करो, तो जब वो अर्थ के सेंटर तक पहुँचेगा तो अर्थ के सेंटर में पहली बात है ग्रेविटी 0 होती है, तो बड़ी मुश्किल से वहाँ तक पहुँचता है। मान लेते हैं वहाँ पहुँच जाता है, तो वहाँ जाके उसके ऊपर उसके पास क्या चीज़ मौजूद होगी? क्या उसका वेट होगा? नहीं, क्योंकि ग्रेविटी 0 होती है। क्या उसमें कोई एक्सेलरेशन होगा? नहीं, वो फ्री फॉल होगा। क्या फ्री फॉल से मुराद है कि कोई एक्सेलरेशन भी नहीं लग रहा होगा उसके ऊपर? ठीक है, ना कोई सेंट्रीपिटल फोर्स होगी, तो लिहाजा उसका सिर्फ मास एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक है, फिर 12वां कह रहा है कि अगर अर्थ के रेडियस को 1% श्रिंक कर दिया जाए तो कितना बचेगा? 99% बचेगा ना। तो अर्थ के रेडियस को श्रिंक करने से ग्रेविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो फार्मूला होता है G=G_me/re²। तो जो रेडियस है वो डिनोमिनेटर में आता है, तो अगर रेडियस को कम कर दोगे तो ग्रेविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, नाउ इफ़ व्हेन अ पर्सन गोज़ डाउन टू द बॉटम ऑफ डीप माइन, एक बंदा एक डेप्थ में जाता है, ज़मीन की गहराई में जा रहा है। ठीक है, कंपेयर टू हिज वेट ऑन द सरफेस, ज़मीन के मुकाबले में उसका वेट उस गहराई में जाके क्या होगा? बढ़ेगा, कम होगा या वही रहेगा? तो बेटा गहराई में जाओगे तो वज़न कम हो जाएगा, बिकॉज ग्रेविटी कम हो जाती है। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करने के लिए स्पेसक्राफ्ट को क्या किया जाता है? स्पिन कराया जाता है। ठीक है, ओशियन टाइड, समंदर में आने वाली लहरें किस वजह से होती हैं? चांद और सूरज की दोनों की कंबाइंड ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, नाउ अगर एक बंदा ज़मीन के सरफेस से ऊपर जाता है इक्वल टू थ्राइस ऑफ द अर्थ रेडियस, ज़मीन के रेडियस के 3 गुना, यानी देखो ज़मीन के सरफेस से ऊपर वो जो डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना होगा? वो होगा 3re। तो ग्रेविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो देखो आपके पास फार्मूला होता है G=G_me/re²। वो जो नीचे वाला re है ना, उस re में आप re + h करेंगे और उस h की जगह आप 3re रखेंगे। तो सुनो बात को, 3re + re कितना बन जाएगा? 4re। तो जब आप 4re का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या बनेगा? 16 बनेगा, तो लिहाजा 1/16 g हो जाएगा।
17 कह रहा है एट अ डिस्टेंस इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अर्थ रेडियस। बिल्कुल यही सवाल दोबारा रिपीट हो गया, लेकिन इस बार आप अर्थ के रेडियस के ट्वाइस ऊपर जा रहे हैं, यानी जहां आपने एच इक्वल टू 3 आर ई लिया था, अब आप 2 आर ई लेंगे। तो पहले वाला आर ई और ये वाले 2 आर ई मिलकर कितने बनेंगे, 3 आर ई, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, तो 1/9 बनेगा। ठीक है, फिर लास्ट वाला कह रहा है कैपिटल जी की डायमेंशन बताओ। तो बेटा डायमेंशन ये रही, और डायमेंशन खुद निकालनी है, फॉर्मूला बता दिया, जी इक्वल्स टू कैपिटल जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर। ये फार्मूला आपको अभी आगे चल के मिल जाएगा, तो फार्मूला मैं यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ से इस फार्मूले से निकाल लेना, यहाँ से जी को अलग करना, बनेगा जी आर स्क्वायर ओवर एम ई। छोटे जी यानी ग्रेविटी की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, रेडियस का मीटर और मास का किलोग्राम। तो यहाँ से आप डायमेंशन कैलकुलेट करके देख लो, आपको डायमेंशन मिल जाएगी। ठीक है, और डायमेंशन की वीडियो में भी मैंने सब बताया है इसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ आपके एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, वापस लॉ को मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ सन निकालने के लिए इस्तेमाल करेंगे। याद रखना, अगर आपने मास ऑफ अर्थ निकालना है तो आपने अर्थ के साथ एक दूसरा ऑब्जेक्ट को कंसीडर करना है, लेकिन इसमें जो मेन बॉडी होगी जो अट्रैक्ट कर रही होगी, हम वो मानेंगे वो अर्थ अट्रैक्ट करेगी। असल में फोर्स दोनों के दरमियान होगी, लेकिन जो अर्थ है वो उस छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, तो देखो आपने माना कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास m है वो ज़मीन की सरफेस पर रखा हुआ है, और अर्थ का मास me है, और अर्थ का रेडियस re है। ठीक है, बाय द लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो फोर्स बिटवीन बॉडी एंड अर्थ होगा वो कितना होगा, वो होगा F इक्वल्स टू जी एम एम ई ओवर आर स्क्वायर। यानी ये वही ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ और ऑब्जेक्ट के दरमियान है। अब देखो, ज़मीन किसी भी ऑब्जेक्ट को जब अपनी तरफ खींचती है तो वो असल में उसका वेट होता है। किसका वेट होता है, उस ऑब्जेक्ट का वेट होता है। तो जिसको हम वेट बोलते हैं ना, mg, वो असल में वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही होती है किसके दरमियान, ज़मीन और ऑब्जेक्ट के दरमियान, लेकिन उस ऑब्जेक्ट को फील हो रही होती है क्योंकि वो ज़मीन की तरफ गिर रहा होता है। ठीक है, अदरवाइज फोर्स दोनों एक दूसरे के ऊपर बराबर लगा रहे होते हैं, लेकिन एक्सेलरेट कौन किसकी तरफ हो रहा होता है, जो असल में मास में छोटा होता है। तो इस वजह से उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता है, तो इस वजह से छोटा ऑब्जेक्ट बड़ा ऑब्जेक्ट यानी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होकर अर्थ पे गिर जाता है। ठीक है, नाउ अब आपने क्या करना है, ये जो एफ ग्रेविटेशनल फोर्स है इसकी जगह आपने रखना है वेट यानी एम जी। तो जब आप इस इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपने एम ई को अलग कर लेना है। जब एम ई यहाँ से अलग हो जाएगा, आर ई बेसिकली एम ई को अलग करने के लिए दोनों साइड का जो छोटा वाला मास है ना वो कट जाएगा, आर ई स्क्वायर जाएगा जी के साथ मल्टीप्लाई में, बड़ा वाला जी आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बनेगा छोटा जी आर ई स्क्वायर डिवाइड बाय बड़ा जी। छोटा जी का मतलब है ग्रेविटी और बड़े जी का मतलब है ग्रेविटेशन। ठीक है बेटा, ओके। अब जो है वो यहाँ से आपको पता है ग्रेविटी छोटा जी 9.8 होती है, बड़ा जी 6.67, और यानी कि ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूँ 6.67 से 6.11 होती है, और आर ई फिक्स होता है रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहाँ सब कुछ पुट करें और सबसे वैल्यू निकालें तो मास ऑफ अर्थ आपको 5.98 एक्सपोनेंट 24 kg मिल जाएगी। तो अर्थ के मास को निकालने के लिए अर्थ को तराजू पे या किसी स्केल पे रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे मास ऑफ सन निकाला जाएगा। मास ऑफ सन निकालने के लिए आपने असल मेन बॉडी सन को कंसीडर करना और उसके साथ किसी भी एक प्लैनेट को ले लो, लेकिन क्योंकि जिस प्लैनेट को हम जानते हैं, जिस पे हम रहते हैं, उसी प्लैनेट की बात करेंगे, तो हम अर्थ की बात करेंगे। तो मास ऑफ सन एम एस है, मास ऑफ अर्थ एम ई है, और हम अब ये बोलेंगे कि अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है, बेसिकली जो अर्थ का ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है, इसके दरमियान जो इस ऑर्बिट का जो रेडियस है या फिर अर्थ और सन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम आर बोलेंगे। और फिर हम ये बोलेंगे कि अर्थ और सन के दरमियान वो वाली फोर्स जिसकी वजह से ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है, ये वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हो जाएगी जी एम एस एम यू और आर स्क्वायर। अब क्योंकि ज़मीन घूम रही है सर्किल में, तो इसका मतलब है कि सूरज की जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो उसको एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रही है, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, 4π² r/t² होता है। ये उसका एक तीसरा वाला फॉर्मूला है जो हमने ऊपर वाले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के थर्ड वाले केस में देखा था इन टर्म ऑफ टाइम पीरियड। तो बेटा यहाँ पे टाइम आर जो है वो ज़मीन और सूरज के दरमियान डिस्टेंस है, टी जो है वो टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। ज़मीन अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द जो 365.3 दिनों में लगाती है, ये वो टाइम है। यहाँ से आपने फार्मूला लिखना है सेंट्रीपिटल फोर्स का MEAC, क्योंकि हम किसकी सेंट्रीपिटल फोर्स मालूम कर रहे हैं, ज़मीन के ऊपर लगने वाली, तो ज़मीन का ही मास होगा MEAC। यहाँ फार्मूला पुट किया, यहाँ से आगे चले, यहाँ से आगे चलने के बाद हमने क्या करा मज़ीद, F इक्वल्स टू 4π² MER/t²। कैसा है, लास्ट इक्वेशन आपने देख ली थी, यहाँ से ही बनी है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, और
इसमें इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाए, फिर इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 जो थी, ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है बेटा, और इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, ये वाली इक्वेशन थी ना। इन दोनों इक्वेशंस को हमने क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन 1 है ग्रेविटेशनल फोर्स, इक्वेशन 2 है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का किरदार अदा कर रही है, तो दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जब आप इन्हें कंपेयर करेंगे तो ये बराबर आ जाएंगे। बराबर करके आपने इसमें से क्या करना है, दोनों साइड से एम ई कटेगा। याद रखना वो ऑब्जेक्ट जिसका मास हमें नहीं निकालना वो ऑलरेडी कट जाएगा। एम ई से एम ई कटेगा, यहाँ से आपने एम एस को अलग करना है। फॉर्मूला बनेगा 4π² r³ बाई GT²। देख लो फॉर्मूला कैसे अलग होगा, आर स्क्वायर यहाँ से उधर जाएगा, बराबर में ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में r³ हो जाएगा, और जी जाके डिवाइड हो जाएगा T² से। अब आपको पता है ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ये जो आर है ना, कैपिटल आर, ये ज़मीन से सूरज के दरमियान का फासला होता है, ये भी कांस्टेंट वैल्यू होती है 1.49 10⁻11 मीटर। इसको 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और टाइम कितना है, 365.30 डेज। इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकंड्स के अंदर, ठीक है। वैल्यू को पुट करेंगे, मास ऑफ सन 1.99 एक्सपोनेंट 30 kg, अप्रॉक्सीमेटली 2 एक्सपोनेंट 30 kg आ जाएगा, ठीक है बेटा। एंड दैट्स इट। ये आपके लॉन्ग के लिए सवाल था। अच्छा, अब इसी तरह एक सवाल और है जो कि मैंने दिया है, लेकिन वो भी लॉन्ग या शॉर्ट कहीं भी आ सकता है। वो है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। तो इसके बाद वो वाला सवाल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इसमें ये अगला वाला सवाल एक मैं आपको पहले समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 जो मैंने आगे दिया हुआ, ठीक है, ये रहा। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन इन जी विद एल्टीट्यूड। इस सवाल को पहले समझ लो, ठीक है। आप अर्थ की सरफेस जैसे ऊपर जाओगे, हाइट पे जाओगे, तो ग्रेविटी में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। देखो, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता है, वो होता है G_m⁻r², ठीक है। फिर आप सारे कॉन्स्टेंट्स बताने कौन क्या है इसमें लिखा हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर आपने बोलना है कि इफ़ जी डैश बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डिस्टेंस r e प्लस। अगर आप ज़मीन से कुछ हाइट पर जाते हो तो उस वक्त जो ग्रेविटी बनेगी वो r e वो जी डैश बनेगी, ठीक है बेटा। तो उसका फॉर्मूला बन जाएगा जी डैश इक्वल टू G_m⁻r e प्लस h का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 और 1 को डिवाइड करवा दोगे तो दोनों के लेफ्ट और राइट आपस में डिवाइड हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपने इनको ऊपर भेजा G_m⁻r² को पलटा, जब पलटा तो ऊपर जाके r² G_m बन गया। G_m से G_m कटा तो क्या बचा, r² r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा। अब यहाँ क्या करा है ध्यान देना, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना r प्लस h का होल स्क्वायर, इन मैंने इस r प्लस h में से r को कॉमन निकाला। जब मैं r को कॉमन निकालूंगा तो देखो क्या बचेगा, अंदर बचेगा 1 प्लस h/r, यानी h में r नहीं था ना, तो मैंने कॉमन कैसे निकाला, अगर कॉमन निकाला तो h के डिवाइड में r आया। तो जब मैं इनमें से r कॉमन निकालूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस h/r, और आप देख रहे हैं पूरे होल ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, तो लिहाजा जो मैंने r कॉमन निकाला होगा उस पर भी स्क्वायर आएगा, और 1 प्लस h/r की ब्रैकेट पे भी स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों किया, ताकि ऊपर वाले r² से नीचे वाला r² कट गया है, तो अब ये बचेगा आपके पास 1 अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस h/r का होल स्क्वायर। फिर आप इस ब्रैकेट को ऊपर भेज देंगे तो ये इसकी जो पावर 2 है ना, 2 से -2 हो जाएगी। यहाँ आपने बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेंड करना है। बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करके आपने सिर्फ 3 टर्म्स बनानी है। पहली टर्म जो कि 1 बनेगी, दूसरी बनेगी -2/1 r/h/re, तीसरी बनेगी -2 -3/2 फैक्टोरियल। अब ये अगर आपको बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला आता है तो ठीक है, वरना आप इसको ये समझ लीजिए, यहाँ के मैंने फार्मूला से मेंशन नहीं किया हुआ। ये फार्मूला क्या होता है, a की पावर n प्लस na अपॉन 1 फैक्टोरियल, na अपॉन 1 फैक्टोरियल, साथ में b आता है, फिर प्लस n-1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, b की पावर 2 होती है। ये फार्मूला आप बाइनोमियल में ढूंढ लेना, नहीं तो आप इसको ऐसे ही प्रैक्टिस कर लो। और यहाँ से आपने इसको मजीद सॉल्व करना है, तो 1 - 2 अपॉन 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, h/r प्लस -2 -3 मिलके 6। ये अगेन बता रहा हूँ, ये आपने बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड किया, और फिर ये बनेगा 6/2 का फैक्टोरियल 2 1 2 होता है, h² पे होल स्क्वायर। अब करना क्या है, देखो जो तीसरी वाली टर्म है ना, इस पे h और r पे स्क्वायर आ रहा है, तो बेसिकली ये वो वैल्यू है कि h/r का जो रेशो होता है ना, बड़ा ही छोटा बनता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये और छोटा बनेगा। तो ये जो टर्म आपके पास आ रही है ना 6/2, ये कटने के बाद अगले स्टेप में क्या बनी, यहाँ पे देखो अगले स्टेप में बनी है 1 - 2h/r प्लस 3h² इस स्क्वायर वाले टर्म को नेगलेक्ट कर देंगे। उसकी वजह ये कि जो h होता है ना वो r से बहुत छोटा होता है, यानी हम ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हाइट पे जाएंगे वो रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले में बहुत कम होती है, तो उसका स्क्वायर और भी छोटा होगा। तो बचेगा g/g इक्वल टू 1 - 2h/r। यहाँ से आपने क्या करना है, जो डिवाइड वाला g है वो इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, इसको g - 2h/r, और फिर
जी को इधर भेज देना, तो जी डैश माइनस जी इक्वल टू 2gh अपॉन आर ई, और जी डैश माइनस जी से आपको चेंज इन ग्रेविटी मिल जाएगा जो कि माइनस में आ रहा होगा। माइनस में क्यों आ रहा है, माइनस में आने का मकसद यहाँ पे ये है, अच्छा बेसिकली ये, हाँ ये यहाँ पे गड़बड़ हुई हुई, जी माइनस 2gh अपॉन आर ई होगा, और जब आप जी को इधर भेजेंगे तो वहाँ माइनस का 2gh अपॉन आर ई बचेगा, तो डेल जी आएगा माइनस 2gh अपॉन आर ई। अब माइनस में आने का मतलब है ग्रेविटी का जो चेंज आएगा वो डिक्रीमेंटल होगा। दिस शोज दैट एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। सवाल शॉर्ट का समझो, कह रहा है व्हाट विल बी द एक्साइट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन इफ द मास ऑफ अर्थ बिकम्स 4 टाइम्स एंड इट्स रेडियस रिमेन द सेम। कह रहा है छोटे जी ग्रेविटी और बड़े जी ग्रेविटेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर अर्थ का मास 4 गुना हो जाए और रेडियस को वही रखा जाए। ठीक है, चलो इसको समझते हैं। देखो पहले आपने फार्मूला लिखना है ग्रेविटी का जो कि होता है जी एम ई ओवर आर ई स्क्वायर, लेकिन अगर आप इसमें कोई चेंज ला रहे हो तो ये जी पे डैश लग जाएगा, एम ई पे डैश और आर ई पे डैश लग जाएगा, बिकॉज आपने मास को 4 गुना कर दिया और रेडियस को वही रखा है, तो लिहाजा एम की जगह 4m ई आ जाएगा और आर ई की जगह आर ई रहेगा। ठीक है बेटा, तो अभी हो जाएगा। अब आपने पुट करने के बाद इसमें से 4 को बाहर निकाल देना है और जी एम ई ओवर आर स्क्वायर को वैसे ही रख देना है, और जी एम ई ओवर आर स्क्वायर आपका जो एक्चुअल सरफेस ग्रेविटी है वही आ जाएगी वापस। तो इसका मतलब है जी डैश इक्वल्स टू 4g, यानी अगर आप मास 4 गुना करोगे तो ग्रेविटी भी 4 गुना हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप मास 5 या 6 गुना करोगे तो भी ग्रेविटी 5 या 6 गुना हो जाएगी। सो हैज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। बिल्कुल इसी तरह ग्रेविटेशन, मैं पहले बता दूं ग्रेविटेशन एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसमें कभी चेंज नहीं होना होता, ये हमेशा सेम रहता है। तो आओ प्रूफ करते हैं। फॉर्मूला है जी इक्वल्स टू, अब इसी ऊपर वाले फॉर्मूले से आपने जी को अलग करना है, कैपिटल जी को, तो ये हो जाएगा छोटा जी आर ई स्क्वायर ओवर एम ई, यानी ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय रेडियस का स्क्वायर डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ। तो ये बनेगा आपका जी आर ई स्क्वायर ओवर एम ई डैश। बट क्योंकि यहाँ हम चेंज कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पे जी के ऊपर भी आप डैश लगा देना और छोटे जी के ऊपर भी डैश आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने चेंज कर दी ग्रेविटी। मास के 4 गुना करने से ग्रेविटी भी तो 4 गुना हो गई थी ना, इस वजह से आर ई पे स्क्वायर एम ई पे स्क्वायर एम ई पे डैश। नाउ एम ई डैश कितना होगा 4m ई, आर ई डैश कितना होगा वो आर ई ही रहेगा वो, बिकॉज वो सेम है, और जी डैश कितना होगा 4g होगा जो भी हमने प्रूफ किया। नाउ तो अब जी डैश की जगह 4g, आर ई स्क्वायर की जगह आर ई ही आ जाएगा, तो आर ई का स्क्वायर, और एम ई की जगह 4m ई। तो आप देख रहे हो ऊपर वाले 4 से नीचे वाला 4 कटेगा और ये बचेगा जी आर ई स्क्वायर ओवर एम ई, और ये अगेन दोबारा आपको पता है ये ग्रेविटेशन के ही बराबर होता है। इसका मतलब है कि कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि अगर आप मास को बढ़ा रहे हो तो ग्रेविटी भी बढ़ रही है, तो दोनों का चेंज आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और ग्रेविटेशन रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो जी डैश है वो जी के बराबर होगा, हेंस द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन रिमेन्स सेम एज इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आप क्या है, अगला है कि वाई एंड हाउ इज़ आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएटेड। आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्यों क्रिएट की जाती है स्पेसक्राफ्ट में, उसका फॉर्मूला बताओ स्पिनिंग फ्रिक्वेंसी का टू प्रोवाइड आर्टिफिशियल ग्रेविटी। या और करके ये सवाल ऐसा आ सकता है कि हाउ इज़ वेटलेसनेस एक्सपीरियंस इन सैटेलाइट ओवरकम। सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट में जो वेटलेसनेस होती है वो कैसे ओवरकम की जाती है, ये चीज़ हमें यहाँ पे मालूम करनी है। ठीक है, तो उसको देखते हैं। इसमें कह रहा है कि देखो कि जो आंसर में बोल रहा है कि पहली बात आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं स्पेस क्राफ्ट स्पेस स्टेशन में, तो वहाँ ज़ीरो ग्रेविटी में वो लोग स्पेस में फ्लोट कर रहे होते हैं, तो आम रूटीन का वर्क करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तो बता रहे हैं कि ऑल द स्पेस क्राफ्ट अलॉन्ग विद एस्ट्रोनॉट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट आर इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल एंड कंसिक्वेंटली विल बी इन अ स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, और उनका जो वेट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, वो वेटलेसनेस पे आ जाते हैं, उनको अपना वजन नहीं महसूस हो रहा होता, विच इज़ हाईली इनकन्वीनियंट, जो बहुत मुश्किल का सबब बनता है फॉर द एस्ट्रोनॉट्स इन मैनी वेज, लाइक दे कैन नॉट ड्रिंक ईट इन नॉर्मल वे, ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं, एज ही डज, जैसे कि वो ज़मीन पे ये सब परफॉर्म करते हैं उसके उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाते। तो इन ऑर्डर टू ओवरकम, इस मसले से बचने के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी की ज़रूरत पड़ती है, उसको क्रिएट किया जाएगा। तो उसके लिए जो हमारा स्पेस स्टेशन है, स्पेस क्राफ्ट है, स्पेस शिप है, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, किसी स्पिनिंग ऑब्जेक्ट से जोड़ना पड़ेगा। अमूमन स्पेस में ऑर्बिटर होते हैं इस तरह के जो स्पिन करते हैं और उससे जाके हम अपने स्पेस क्राफ्ट को कनेक्ट कर देते हैं। आपने मुख्तलिफ स्पेस मूवीज़ अगर देखी हों, ग्रेविटी है, इंटरस्टेलर है, उसमें आपने चीज़ों को देखा होगा कि स्पेस शिप अक्सर जब स्पेस ट्रैवल करते हैं तो उसको एक ऑर्बिटर नहीं बोलूँगा, इसको मैं बोलूँगा टर्नर कह लो या रोटेटर, एक स्पिनर कह लो, स्पिनर के साथ जोड़ दिया जाता है। ये स्पिन ऐसे स्पिन कर रहा होता है कि अपने सराउंड के एरिया में ये ग्रेविटी क्रिएट कर देता है। तो लिहाजा जब आप स्पेसशिप को इससे लाके जोड़ते हो, जिसमें आपको यहाँ दिख भी रहा है कि यहाँ स्पेसशिप को सेंटर में कनेक्ट किया गया, तो स्पेसशिप अपना स्पेस में सीधे ट्रैवल करेगा, लेकिन उसके गिर्द जो स्पिनर घूम रहा है वो ग्रेविटी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, नाउ अब क्या करना है, तो आपने स्पिनर की मदद से यानी स्पिन करके ग्रेविटी को क्रिएट करना है। तो लिहाजा यहाँ बोल रहे हैं इन ऑर्डर टू ओवरकम
एन आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज क्रिएटेड बाय स्पिनिंग द स्पेसक्राफ्ट अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ठीक है। सो द फेमिलियर फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैन बी सप्लाइड टू द ऑक्यूपेंट इन द स्पेसक्राफ्ट। अब डेरिवेशन के लिए क्या करना है, हमने लेट करना है कि टू फाइंड अ स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी। एक स्पेसक्राफ्ट बहुत सिंपल सा सादा सा कंसीडर करेंगे, जिसके 2 चैम्बर होंगे। यहाँ बेसिकली वो डायग्राम में अटैच नहीं करिए, 2 चैम्बर हो, वो ज़रूरी भी नहीं डायग्राम बनाना। 2 चैम्बर एक टनल से, एक ट्यूब से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और उस पूरे स्पेसक्राफ्ट की जो लेंथ है वो 2r है, यानी कि एक टनल से लेके दूसरे, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर की लेंथ कितनी, 2r। ये मान लो एक पूरी एक किस्म की एक ये एक ट्यूब है, और ट्यूब के दोनों एंड पे हमने वर्टिकल चैम्बर्स बनाए हुए, ठीक है। नाउ अब हमने क्या करना है, हमें इस टनल को घुमाना है। सेंटर पॉइंट होगा, उसके अबाउट घुमाना है, स्पिन कराना है, और उसका टाइम पीरियड t होना चाहिए। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, यानी कितने कितने मिनट में कितने चक्कर देने हमने उसको। सो वो है फ्रीक्वेंसी v इक्वल्स टू 1/t। तो टू स्पिन अ स्पेसक्राफ्ट इन अ सर्किल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो दरकार होगा वो होगा 4π² r/t², जिसमें से हमने क्या करना है, ac इक्वल्स टू 4π²। ये जो आर था वो तो सही लिखा हुआ है, जो 1/t² था इसको हमने v² लिख दिया, बिकॉज फ्रीक्वेंसी टाइम का इन्वर्स होता है। तो v² का फॉर्मूला बनेगा ac/4π²r। याद रखो v² क्या है, फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर है। आपने यहाँ रूट लेना है तो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी 1/2π√ac/r। यहाँ r का मतलब क्या है, जो हमारे पूरा एक स्पेसशिप की लेंथ है, ठीक है, जिसको हम स्पिन करा रहे हैं उसके सेंटर के अबाउट। नाउ टू क्रिएट एन आर्टिफिशियल ग्रेविटी इक्वल टू ग्रेविटी एट द सरफेस, ज़मीन की ग्रेविटी के मुताबिक आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट करने के लिए जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है ना, वो कितना देना चाहिए, वो देना चाहिए 9.8 मीटर पर सेकेंड पर। यानी आपने जितना भी ग्रेविटी क्रिएट करना है उतना ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से आपने उसको स्पिन कराना है, घुमाना है। सो लिहाजा 1/2π√g/r, जहाँ AC लिखा था वहाँ g आ जाएगा। तो दिस इज़ द रेलिवेंट इक्वेशन फॉर स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ तक बहुत है, इसके आगे आप फर्दर अगर वो कहे कि कोई एग्जाम्पल दो तो आप ये आगे काम कर सकते हो, नहीं तो चाहो तो वहाँ तक रोक सकते हो, या फिर अगर वो कोई न्यूमेरिकल बना के दे दें। तो हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन किया हुआ है कि कहा है कि एक मान लेते हैं जो लेंथ ऑफ टनल है, यानी स्पेसशिप की लेंथ मान लो वो 20 मीटर है, इसको 2r कहते हैं, याद रखना पूरी लेंथ है। और हमें फॉर्मूले में इसका हाफ इस्तेमाल करना पड़ता है। ग्रेविटी 9.8 है, तो कह रहा बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए रोटेट कराने के लिए, ग्रेविटी क्रिएट करने के लिए। तो 1/2π√g/r, 9.8 डिवाइड बाई r। r मैंने बोला जो गिवन लेंथ ऑफ टनल होगा उसका हाफ होगा, ठीक है। तो 10 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में आएगा। आपने इसे कन्वर्ट करना है रेवोल्यूशन पर मिनट में, क्योंकि वो बताना आसान होता है कि 1 मिनट में इतने चक्कर देने हैं। तो लिहाजा जो आपका आंसर आएगा उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रेवोल्यूशन पर मिनट में आ जाएगा। और इस तरह से द एस्ट्रोनॉट शुड फील कंफर्टेबल इन स्पेस क्राफ्ट, जैसे कि वो स्पिन करेगा 9.5 रेवोल्यूशन पर मिनट पे एट अ डिस्टेंस 10 मीटर अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। नाउ अब इसी तरह से जब आपने सवाल कर ली तो आपको भी एक न्यूमेरिकल मिलेगा। इसी का न्यूमेरिकल बिल्कुल इसी तरीके से होगा, वो भी मैं आपको भी समझाता हूँ। यहाँ आपके शॉर्ट सवाल कंप्लीट हो गए हैं, अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ठीक है, तो बेटा पहला न्यूमेरिकल करते हैं। वही स्पेसशिप वाला न्यूमेरिकल है। इसमें कह रहे हैं स्पेसशिप जिसका डायामीटर जो है ना, हाँ ठीक है, इसमें कह रहे हैं ठीक है बेटा। तो इस सवाल में कह रहा है पहले न्यूमेरिकल में कि हाउ मैनी टाइम्स इन अ सेकंड डज अ स्पेसशिप जिसका डायमीटर 30 मीटर है उसको रोटेट किया जाए, ठीक है। यानी कि आपसे बेसिकली इसकी फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो लिहाजा आपने क्या करना है, डायमीटर आपके पास कितना है 30, यानी इसको 2r बोलेंगे। आपने कितना इस्तेमाल करना है, इसका हाफ, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन में आता है। तो बेसिकली जो आपने r की वैल्यू फॉर्मूला आपके पास ये है 1/2π/g/r, g9.8। r आपने कितना रखना है, जो डायमीटर गिवन उसका आधा रखना है, रेडियस यानी 15 मीटर। तो ये रहा फॉर्मूला, वैल्यू पुट किया, सिंप्लीफाई करके आंसर जो आंसर आएगा वो रेवोल्यूशन पर सेकंड में आएगा। आपने इसको मल्टीप्लाई पे 60 कर देना है तो रेवोल्यूशन पर मिनट में आ जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है मैथड। अगले को देखते हैं। अगला बोल रहा है एक बंदे का मास 60 kg है और वो एक एलिवेटर पे मौजूद है। एलिवेटर ऊपर जा रहा है असेंड होता हुआ विद द एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। इसका तो याद रखना कि अगर आप अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रहे हो एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन के साथ, तो वो एक्सेलरेशन ऊपर जाते हुए ग्रेविटी में ऐड हो जाएगा, नीचे आते हुए ग्रेविटी में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, देखो फोर्स जो हमारे ऊपर वर्टिकल मोशन में जो हमारे ऊपर फोर्स लगती है वो होती है F=mg। बट ये mg नहीं होगा, ये हो जाएगा a+g, यानी आपके अंदर आपका एक्सेलरेशन इसमें ऐड हो जाएगा। किसके अंदर ऐड हो जाएगा, ग्रेविटी के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये 9.8 + 2 कितना हो जाएगा, 11.8 × 60 708 आएगा। लेकिन ये सवाल अगर डिसेंडिंग के लिए बोले, नीचे आ रहा है, तो वो जो एक्सेलरेशन है वो
वो ग्रेविटी में से माइनस हो जाएगा। यानी कि अभी तो मैंने ए प्लस जी लिखा है ना, तो फिर मैं लिखूँगा जी माइनस से, ठीक है बेटा। तो फिर फोर्स कम मिलेगी आपको, क्योंकि नीचे आते हुए हम वेटलेस से फील होते हैं और ऊपर जाते हुए हम अपने आप को भारी फील करते हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि देखो, चांद का रेडियस ज़मीन के रेडियस का 27% है और उसका जो मास है वो ज़मीन के मास का 1.2% है। तो बताओ चांद की ग्रेविटी कितनी है, और जिस बंदे का वज़न ज़मीन पे 424 न्यूटन है, तो चांद पे उसका वज़न कितना होगा, ठीक है। तो देखो देखो चांद का रेडियस यानी आर एम कितना है, ज़मीन के रेडियस का 27% है, तो इसको बनाएंगे 0.07। और चांद का मास ज़मीन के मास का 1.2% है, तो ये बन जाएगा 0.012 मास ऑफ अर्थ, ठीक है। जीएम आपने मालूम करना है, और ज़मीन पे वज़न 424 है, तो चांद पे वज़न कितना होगा। तो पहले हम चांद की ग्रेविटी निकालेंगे। भाई ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है GME/RE²। अब इसको अगर मून के लिए लिखेंगे तो ये बन जाएगा GM=GMM/RM²। अब MM हमें पता है कितना है, 0.27। MM कितना है, 0.012 ME, और RM कितना है, 0.27 RE। ये आपने फॉर्मूले पुट किया, फिर आपने 0.012 को बाहर निकाल दिया और 0.27 पे जो स्क्वायर है उसको भी बाहर निकाल दिया, और GME/RE² को एक साथ एक ब्रैकेट में रख दिया, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हैं। इनकी जगह आपने दोबारा G पुट कर दिया, जो कि ज़मीन की ग्रेविटी, एक्चुअल ग्रेविटी ज़मीन की। और एक 0.012 डिवाइड बाई 0.27 का स्क्वायर जो कि आया 0.164 G। तो लिहाजा इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे अर्थ ग्रेविटी से यानी 9.8 से, तो आपका आंसर आएगा 1.6 मीटर पर सेकंड। तो याद रखना, चांद की ग्रेविटी ज़मीन की ग्रेविटी का 1/6 है, जिसका आंसर 1.6 ही बनता है। पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब आपने मालूम करना है WM। अब वेट ऑन मून क्या होगा, मास मल्टीप्लाई ग्रेविटी ऑफ मून, MGM। अब आपको ग्रेविटी ऑफ मून तो पता चल गई, लेकिन आपको उस बंदे का मास नहीं पता। तो आप मास कैसे मालूम करोगे, जो वेट आपको गिवन है, वेट कितना गिवन है, W=mg, ज़मीन के ऊपर जो वेट है वहाँ से आपने मास निकालना है, M=W/G करके। 414 डिवाइड बाई 9.8 किया तो मास कितना है, 43.26 kg। इस मास को ऊपर वाले फॉर्मूले में इस्तेमाल करना, WM=mgm करके। M आपको मिला 43.26 और GM जो आपको 1.6 आया। तो आपको जो वज़न है चांद पे जाके जो वज़न है वो घट जाएगा, 69.2 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अब समझो, ये समझ गए इस सवाल को, ठीक है। अब अगर ये सवाल हो जाएगा तो इसके अलावा जो मैंने सिमिलर सवाल दिया हुआ है, ये वाला आप लोग खुद करना। इसका अगला सवाल, इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, 1.9 आएगा, बट डेटा जिस हिसाब से उन्होंने दिया है तो वही आंसर बनेगा, अदरवाइज मेथड बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल देखते हैं। अगला कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ डज द एक्सेलरेशन हैव 1/3 द वैल्यू इट हैज़ ऑन अर्थ सरफेस। ज़मीन के सरफेस से कितना ऊपर जाया जाए कि वहाँ जाके जो एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाए, 1/3 हो जाए। इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। कितनी कितनी डिस्टेंस पे हमें जाना पड़ेगा, ज़मीन के सेंटर से कितने डिस्टेंस पे जाना पड़ेगा। तो ज़मीन के सेंटर से ज़मीन के सरफेस तक तो RE होता है, और उससे मज़ीद जो ऊपर जाना है तो उसको हाइट बोलेंगे। तो RE+H को टोटल डिस्टेंस कहेंगे। ये आपका फॉर्मूला में आपको रखना होगा, D आपको मालूम करना होगा। तो आपको पता है ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है GMU/RE², लेकिन मैं RE² नहीं रखूँगा, मैं D² रखूँगा। उसकी वजह ये कि यहाँ D का मतलब होगा RE+H, ठीक है बेटा। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आपने D² को अलग करना है, GME/G' हो जाएगा। G' आपने 1/3G रखना है, और जब आप 1/3G रखेंगे तो जब ये पलट के ऊपर जाएगा तो ये जाएगा 3GME/G। फिर आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पे D बचेगा, यहाँ बचेगा √3। और अच्छा हाँ, इसमें एक चीज़ ये करनी है, देखो ये जो GME/G बचेगा ना, इस GME/G की जगह मैंने पुट किया है RE²। कैसे पुट किया, यहाँ फॉर्मूला देखो, ये रहा, G=GME/RE² होता है ना। यहाँ से अगर आप RE² को अलग करोगे तो GME/G बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे जहाँ GME/G बन रहा था वहाँ मैंने RE² रखा। तो जब मैंने दोनों तरफ रूट लिया तो स्क्वायर कट गया, और 3 का रूट 1.73। तो जो डिस्टेंस हमें जाना होगा ज़मीन के सेंटर से जितना ऊपर जाना होगा वो होगा अर्थ के रेडियस का 1.73 टाइम्स। तो आपका ये भी आंसर दुरुस्त है, या फिर आप 1.73 को अर्थ के रेडियस से मल्टीप्लाई कर दो जो कि 6.4 होता है, तो आपका एक एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि ये होगा 11.07 एक्सपोनेंट 6 मीटर होगा, ठीक है। चलो, अब इसी तरह से अगला सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि आपने कितनी गहराई में जाना है ज़मीन की कि वहाँ जाके जो एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी है
वो 1/4 हो जाए। तो इस बार आपने डेप्थ का फॉर्मूला अप्लाई करना है। देखो डेप्थ का फॉर्मूला ये रहा डेप्थ का फॉर्मूला, सॉरी ये वाला सवाल है, ठीक है। देखो आपने क्या करना है, गहराई में जाने के बाद जो ग्रेविटी हो जानी है वो 1/4 हो जानी है। यहाँ डी का मतलब डेप्थ है, तो आपने वो डेप्थ मालूम करनी है। लेकिन उस डेप्थ में जाके ग्रेविटी, एक्चुअल ग्रेविटी का कितना हो गया, 1/4 हो गया। तो आपने फार्मूला ग्रेविटी इन डेप्थ यूज़ करना है। उसका फार्मूला है जी डी इक्वल्स टू जी ब्रैकेट 1 माइनस डी अपॉन आर ई। यहाँ पे जी डी का मतलब है ग्रेविटी एट डेप्थ, जी का मतलब है ग्रेविटी एट सरफेस, और डी का मतलब है डेप्थ, आर ई का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ से आपने जी डी इक्वल्स टू जी, ये जो मैंने काटा है ये नहीं करना, ठीक है। जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई, दोनों साइड से जी कटेगा, ठीक है। अच्छा, पहले आपने ये करना है, जो जी डी लिखा हुआ था ना बेटा, इस जी डी की जगह आपने पुट करना है 1/4 जी, जो हमें गिवन था। फिर जी से जी कटेगा, जी से जी कटने के बाद क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 1/4 इक्वल्स टू 1 माइनस जी अपॉन आर ई बचेगा। फिर हमने क्या करना है, 1/4 का मतलब है 0.25, और बराबर से 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का 0.75, और बराबर में बचेगा माइनस का डी ओवर आर ई। माइनस से माइनस कटेगा, डी को अलग करेंगे तो क्या बनेगा, 0.75 आर ई। तो ये हमारा डेप्थ का आंसर हो जाएगा। चाहो तो 0.75 को आर ई की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, तो एग्जैक्ट आंसर, एब्सोल्यूट आंसर आ जाएगा डेप्थ का, ठीक है बेटा। इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि ये सिमिलर है बट मैं बता देता हूँ। देखो कह रहा है कि द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनसाइड डीप माइन, यानी गहराई में जाके जो ग्रेविटी जिसको जीडी कहते हैं, और उसका रेशियो सरफेस ग्रेविटी के साथ 0.99 है। तो बताओ कितनी डेप्थ है उस माइन की जिसमें जाके ये रेशो बन रहा है, ठीक है। तो इसने आपको रेशो बताया है ग्रेविटी एट डेप्थ और ग्रेविटी एट सरफेस का रेशो कितना, 0.99। तो ये लो जी डी यानी ग्रेविटी एट डेप्थ और ग्रेविटी एट सरफेस का रेशो 0.99 है, ठीक है। और आपने वो डेप्थ मालूम करनी है। तो बेटा आपने ग्रेविटी एट डेप्थ का फॉर्मूला अप्लाई किया, यहाँ से आपने जी डी बाई जी को अलग किया, यानी जी को ला के डिवाइड कराया। तो जी डी बाई जी आपको पता था 0.99, फिर बराबर में बचा 1 माइनस डी अपॉन आर ई। तो आपने 1 को माइनस कराया इधर ला के 0.99 में से, तो कितना बचेगा, माइनस का 0.01 बचेगा, और इक्वल में बराबर में क्या होगा, माइनस का डी अपॉन आर ई। माइनस से माइनस कटेगा, डी बराबर आएगा आर ई मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.01 से, तो डी इक्वल्स टू 0.01 आर ई, ये आपका आंसर होगा। और 0.01 को आप चाहो तो आर ई की वैल्यू यानी 6.4 एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 64,000 मीटर गहराई यानी डेप्थ आपका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है बेटा।